मेरी हाइट छोटी थी। तो हमारे सर बोलते कि तेरी हाइट छोटी है तेरे को हम लेंगे नहीं। तो वहीं से थोड़ा एक स्टिक था माइंड में कि एनसीसी तो करनी है। सो आई गॉट स्क्रीन आउट 4 times आउट ऑफ माई 5 एसएसबीज। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम। क्यों? एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए कि मैं अब की बार कुछ ऐसा अलग करूंगा कि मैं स्टूडेंट हो जाऊँ। तो करना क्यों है? बात यही है ना, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो चीज अपने हाथ में है, तो क्यों छोड़नी है, क्यों फालतू के एक्सपेरिमेंट करनी है? तो हमारे कोई जैसे इंग्लिश, वैसे पता ही आपको कि हरियाणा का क्या सीन रहता है। तो हमारे वैसे इंग्लिश के अंदर हमारा थोड़ा टाइट रहता है। हाँ, मैं जा रहा हूँ एसएससी देने, और मैंने एनडीए फर्स्ट ईयर में कर लिया, रिटर्न क्लियर हो गया। हो सकता है एसएससी है, छोटा मोटा इंटरव्यू है, गेम्स में खेलता ही हूँ, पढ़ाई में मैं होशियार हूँ, ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरी बढ़िया ही है, बस मैं जाऊंगा और वो तो कुछ बैठते हैं मेरे को ले लेंगे अंदर और सीधा रिकमेंड कर देंगे। मैं मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट कर दिया गया है। उनकी गलती है, ये मेरी गलती कुछ नहीं है। मैं सही हूँ, मैं बेस्ट हूँ। चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर वो पिक्चर आपको हार्ड लग रही है, तो इसका मतलब वो सबके लिए हार्ड है, बस आपके लिए हार्ड नहीं है। जैसे ही 1 मिनट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आधे बंदे चुप हो जाएंगे इस चीज को लेते हुए, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बस 1 से 1.5 मिनट के बाद ये पॉइंट आ जाए कि सारे ही बंदे चुप होने वाले हैं, और जो एक बंदा बोल रहा है उसका भी पॉइंट एंड होने वाला है। तो वही पॉइंट है जो हमें ग्रैब करना है। मैं उठा भाई, जल्दी उठो उठो सारे उठो, छुट्टी हो गए, लेट हो गए, हम तो बस 15 मिनट बची है, साइकोलॉजी से स्टार्ट हो जाएगा फिर तो। अब तो सबके नंबर कटेंगे भाई, ऐसे है वैसे है, मैंने सबको उठा लिया सब। अब मेरे साथ सब पागल, सबने देखी करी, हाँ ठीक है हो गए 250, सब ये करके जा रहे हैं। हम सारे फोटोज रेडी हो गए, बिल्कुल बाहर लाइन बनाए खड़े हो गए। और बाहर जो गार्ड था हमें उसको बोला कि 250 225 हो गए, हमें 230 पे रिपोर्ट करना है सेमिनार हॉल में, हमारा साइकोलॉजी टेस्ट है। तो गार्ड बोलता अच्छा तुम्हें रिपोर्ट करना है, मगा हाँ रिपोर्ट करना है। कितने बजे रिपोर्ट करना है, मगा 2:30 पे रिपोर्ट करना है। तो टाइम क्या हुआ है, मगा 2:25 हो गए, बस 5 मिनट बची हैं। तो गार्ड बोलता अच्छा 5 मिनट बची हैं, एक बार इधर आओ सभी। तो गार्ड ने फिर हमें फोन में दिखाया, टाइम हो रखा है 1:25। जस्ट लाइक अरे यार ये क्या करा दिया भाई तूने। राफेल का एक मेरा वो था कि कहीं ना कहीं कि राफेल मेरे को करना है। मैं तो आज भी बोलता हूँ, अगर मेरे को आज भी कोई मौका दे आपको ज्वाइन करने का, तो मैं तो सब चीज छोड़ के उसके लिए आ सकता हूँ। तो अगर मैं अपनी पीजीटी की परफॉर्मेंस को कंसिडर करूँ, तो मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा था, अगर मेरे साथ जो बाहर वाले देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा था कि मैं एक मतलब खुद से बढ़ के टीम के लिए काम कर रहा हूँ। एक वो वाली फीलिंग आई थी। जो मेरे टीम में से 7 बंदे थे, उनमें से 2 ऐसे आए थे जो फ्रेशर थे बिल्कुल टोटली, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि टास्क होता कैसा है। तो मैंने क्या किया था, एक दिन पहले मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। बोले हाँ ठीक है भैया हम कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि यार अगर कमांड टास्क में जाओ ना, तो एक काम करना, मेरे को बुला लेना, मैं सारे काम करा दूंगा तुम्हें। तो भाई वो 2 बंदे थे बिल्कुल फ्रेशर, वो बोले ठीक है भैया हम आपको बुला लेंगे। कमांड टास्क आया, इंटरव्यू के अंदर आपको हमेशा एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज बी योरसेल्फ एंड नेवर ब्लफ। वो बोले चेस्ट नंबर 4। तो जब उसने चेस्ट नंबर 4 बोला, उसके बाद दिल भी रुक गया था और दिमाग भी रुक गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि या तो चेस्ट नंबर 6 बोला जाएगा या फिर आगे। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So, today we have a very special guest named Joginder Chahal, who got recommended for NDA 148 course from 5 AFSB Guwahati. And today he will share his experience regarding his SSB interview as well as written preparation. So, Joginder, welcome to our channel and thanks for accepting my invitation to come on my platform. थैंक यू। इट्स लाइक जस्ट मैं भी बड़ा खुश हूँ कि भाई आपके साथ मैंने एसएसबी दी थी और आज आपके साथ एक और बात कर रहे हैं। तो इट्स ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू। Okay, Joginder, we will start from yourself only. So tell me, Joginder, something about yourself to our audience and a little about your schooling and college. Yeah, so just to give you a just brief introduction about myself. So as Yes, you know myself, prefer करा मैं उसके लिए। I okay Hindi. Hmm. Yes, yes. So myself Jumir Chahal, and I hail from the state Haryana and district Charki Dadri. Currently, I'm pursuing BA program in Delhi University.
And as mentioned, and as already mentioned, I got recommended from 5SD Guwahati for NDA course. And more about myself and so about my schooling. जैसे मेरी स्कूलिंग वैसे बेसिकली विलेज के एक गांव से पहले मैं पढ़ा। मैंने छोड़ दी है। अभी मेरा 2 इयर्स कंप्लीट हो गया एनसीसी के अंदर। तो मेरे ओपिनियन में यही है कि एनसीसी आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक अलग जर्नी है। एक बहुत सारी चीजें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। Apart from character building, professionalism, and more, there are many camps that related to adventure and the comradeship that we learn there, the discipline. So these are all the values that we get from NCC. सो प्रिफरेबली अगर आप भी कॉलेज के अंदर हैं तो आप भी एनसीसी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेनिफिट करेगा अगर आपका एम आर्म फोर्सेस में जाना है तो। So, Joginder, have you ever got screen out in SSB? If yes, then what are the learnings that you learn from it and how you tackle it? Yeah. So I got screened out 4 times out of my five SSBs. Like it's my fifth attempt of NDA in which I got recommended. तो उससे पहले मैं 4 बार स्क्रीन आउट हो चुका था। तो लर्निंग्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोलना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस है, जो कि खुद मतलब सारे जितने भी एसएसएस कोचिंग सभी वो बोलते हैं कि इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो वो मेरे साथ हुआ था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि इन माय फोर्थ एसएसबी आई वेंट टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम थी मेरी एसएसबी। और आई जस्ट कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ स्क्रीनिंग प्रोसेस के साथ, कि मैं कपूरथला गया हूँ और मेरे दिमाग में ये है कि मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फर्स्ट एसएसबी वाज इन गांधीनगर, सेकंड वन वाज इन देहरादून।
आगे का सोचना है कि आगे कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको कैसे कैसे टैकल करना है। सो जोगिंदर, जैसा आपने बताया कि आप कि पिछली 4 अटेम्प्ट्स में आप स्क्रीन आउट हो गए थे और फिफ्थ अटेम्प्ट में आप स्क्रीन इन हो गए, तो आपने ऐसा क्या अलग किया था फिफ्थ अटेम्प्ट में कि आप स्क्रीन इन हो गए? क्योंकि पर्सनली खुद हमें डिफरेंस पता चलता है कि हमने हाँ इस बार कुछ अलग किया है, तो वो ऐसी क्या चीज थी? तो जो मेरे 4 अटेम्प्ट्स थे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने सब में सेम ही मिस्टेक की थी। मेरे को जो मैंने खुद को एनालिसिस किया, तो उसके अंदर मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने सब में सेम मिस्टेक की थी, हर बार मेरा इंप्रूवमेंट था। तो बात ऐसी थी कि मतलब आई एम फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड। तो हमारे कोई जैसे इंग्लिश, वैसे पता ही आपको कि हरियाणा का क्या सीन रहता है, तो हमारे वैसे इंग्लिश के अंदर हमारा हाथ थोड़ा टाइट रहता है। तो वही सेम चीज मेरे साथ हुई थी कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इन दैट अटेम्प्ट आई जस्ट लाइक कि हाँ मैं जा रहा हूँ एसएसबी देने, और मैंने एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, रिटर्न क्लियर हो गया, बस अब तो एसएसबी है, छोटा मोटा इंटरव्यू है, गेम्स में खेलता ही हूँ, पढ़ाई में मैं होशियार हूँ, ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरी बढ़िया ही है, बस मैं जाऊंगा और वो तो बस बैठ के हैं मेरे को ले लेंगे अंदर और सीधा रिकमेंड कर देंगे। मेरा ये माइंडसेट था। मैं गया वहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं गया मैं खुद में ही कि हाँ ठीक है मैं बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, और कर मैं कुछ नहीं रहा था। ना मेरी नरेशन बढ़िया थी, ना मेरा जीडी बढ़िया था, और अपार्ट मैंने की कोचिंग वगैरह ले रखी थी, तो मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत ठीक थी, ओ यार मैंने ठीक कर लिया था। लेकिन नरेशन और जीडी के बिना आप स्क्रीन हो ही नहीं सकते, क्योंकि वही दो चीजें जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिजल्ट बनाया जाता है एसएसएस के द्वारा। ठीक है, ओआर तो बाद में देखा जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन मेरी नरेशन और जीडी बढ़िया नहीं थी, तो मेरे को पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट कर दिया गया। मैं मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट कर दिया गया है, उनकी गलती है, ये मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो ये थोड़ा था कि रियलिटी से मैं अपने आप को नकार रहा था। उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट मैंने की नहीं। सेम सेम कंडीशन सेकंड अटेम्प्ट में आई कि उस टाइम मेरी थोड़ी नरेशन ठीक हो गई थी, लेकिन वही सेम जीडी भी इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, और नरेशन अगेन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो मैं फिर से स्क्रीन आउट हो गया। उस टाइम मेरे को ये चीज क्लिक हुई थी कि हाँ मेरी इंग्लिश बहुत खराब है और मेरे को उस पर वर्क करना है, अगर मेरे को स्क्रीन होना है तो। तब फिर मैंने एक प्रॉपर
ओआर को आप कभी भी ढीला छोड़ती मत जाओ। रिगार्डलेस कि वो चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उसे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज हो रही है एसएसबी के अंदर तो मीनिंगलेस तो है नहीं। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते वो मीनिंगलेस है। हर एक चीज का मीनिंग है, हर एक टेस्ट का मीनिंग है। वो है कि आपकी रेटिंग जो आखिरी आपका रिजल्ट बनता है, जो कि फाइल आपकी थ्रू आउट योर सर्विस, जब तक हमारी सर्विस रहेगी तब तक वो फाइल रहेगी, उसके अंदर ऊपर मेंशन किया होता है कि आपकी रेटिंग कितनी है। तो हम ऐसा क्यों माने कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कहानी बिल्कुल बेसलेस और बिल्कुल मिथ है कि ओ आई आर की कोई वैल्यू नहीं होती। अब स्क्रीनिंग की अगर बात करें, तो ऐसा मैं एक बार भी मान सकता हूँ कि स्क्रीनिंग की प्रोसेस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस कई बार कम रहती है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था, मैंने बताया गुवाहाटी वाला, तो उसके अंदर मेरा ओ आई आर थोड़ा हल्का गया था। तो लेकिन मैं स्क्रीन में हो गया फिर भी। तो इससे तो यही बात एक तरीके से प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं ओआईआर को हम थोड़ा बैक कर सकते हैं अगर हमारी नरेशन और जीडी वगैरह बेस्ट गए हैं तो। लेकिन ऐसा हम सोच कभी भी नहीं चल सकते कि हम कि ओआईआर की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जो डाउट केस होते हैं स्क्रीनिंग के अंदर उस उनका ओआईआर कंसिडर किया जाता है। तो क्यों ना हम ओआईआर के अंदर वन रेटिंग ला के रखें, क्या पता हमारी वो वन रेटिंग कहाँ काम आ जाए। So how did you approach your PPTD picture and what do you want to suggest? Means हम पिक्चर में क्या परसीव करें, कैसे परसीव करें? और जो देखा गया मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पहले से पिक्चर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो क्या चीज वो सही है तेरे अकॉर्डिंग, या फिर हमें वहीं जाके तुरंत जो पिक्चर हो उसके बेसिस पे स्टोरी बनानी चाहिए? प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई, उसका इम्पैक्ट पड़ा दूसरे लोगों के ऊपर भी, स्कीम थी, गवर्नमेंट स्कीम थी, उसका यूज कर पाया वो अच्छे से, तो ये उसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमें स्टोरी परसीव करनी चाहिए, कभी भी प्री कंसीव माइंड नहीं लेके जाना चाहिए। टाइम है, उस टाइम के अंदर प्रैक्टिस करो स्टोरीज को, पर ऐसा नहीं है कि उन्हीं आइडियाज को रट के बैठ जाओ। अपने माइंड को इतना डेवलप करना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका आपके सामने कोई पिक्चर निकले,
तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई स्टोरी बना पाओ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर वो पिक्चर आपको हार्ड लग रही है तो इसका मतलब वो सबके लिए हार्ड है, बस आपके लिए हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब ये पिक्चर तो हार्ड आ गई, बस अब तो मैं गया, अब तो बस मेरी स्टोरी बिल्कुल ही खराब बनेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। फिर स्क्रीन के अंदर तभी गलती होती है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, कई एक दो टाइम पे स्टोरी अच्छी नहीं आई, पिक्चर अच्छी नहीं आई, और मेरी स्टोरी अच्छी बनी नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी स्टोरी तो बहुत खराब बन गई, पर अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसी स्टोरी को बेस्ट रिप्रेजेंट करो। क्या पता हमारी स्टोरी एवरेज हो, नरेशन बेस्ट हो और हम इन हो जाए। पर अगर हम ये सोचेंगे नहीं मेरी स्टोरी तो पहले ही खराब बन गई, तो ये अगर ये सोच हमारे दिमाग में आ ही गई तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है रिलेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना ही जीडी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी होनी चाहिए आपकी स्क्रीन के अंदर। So, Joginder, tell me how to overcome fish market in group discussion. Because in mostly in repeaters group, a person who able to tackle it has the high chance of getting screening. और जो बच्चा अगर नहीं बोल पाता तो हमने जनरली यही देखा है कि वो स्क्रीनिंग नहीं होता। तो इसमें क्या तेरा ओपिनियन है? हाँ, अगेन फिश मार्केट की बात आई, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी थर्ड एसएसबी कपूरथला थी, उसके अंदर बहुत बड़ा फिश मार्केट बना था और मैं उसको टैकल नहीं कर पाया। तो फिश मार्केट में क्या चीजें होती हैं कि देखो, सबसे पहले अगेन जो मैंने बताया स्क्रीनिंग के लिए अपना ओआरआर बेस्ट दो, उसके बाद अपनी स्टोरी बेस्ट रखो और नरेशन करो बेस्ट, बिल्कुल कैसी भी स्टोरी हो धमाकेदार नरेशन करना है बिल्कुल। उसके बाद आएगा ग्रुप डिस्कशन। अब देखो ग्रुप डिस्कशन के अंदर फिश मार्केट बना, फिश मार्केट बनता कैसे है कि अपना जो एसएसए होते हैं वो बोलते हैं कि नाउ स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। तो स्टार्ट बोलते ही सभी स्टार्ट हो जाते हैं एकदम से। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जब सभी स्टार्ट हों, पहले तो हमें ट्राई करना है कि हम ही बोले, ठीक है। लेकिन जब ये लग रहा है कि नहीं कोई चुप नहीं हो रहा तो एकदम से चुप हो जाओ, आराम से चुप होकर बैठ जाओ, उनकी तरफ देखो कि भाई यहाँ एग्जैक्टली वो बोल क्या रहे हैं। और जैसे ही 1 मिनट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आधे बंदे चुप हो जाएंगे इस चीज को लेते हुए। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बस 1 से 1.5 मिनट के बाद ये पॉइंट आ जाए कि सारे ही बंदे चुप होने वाले हैं और जो एक बंदा बोल रहा है उसका भी पॉइंट एंड होने वाला है। तो वही पॉइंट है जो हमें ग्रैब करना है। उसमें क्या करना है, थोड़ी अपनी वॉइस रेज करके, थोड़ी अपनी वॉइस रेज करके उसके अंदर कुछ भी ऐसे पॉइंट डाली कि जेंटलमैन आई एग्री विद यू बट आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, ऐसा करके या फिर कोई ऐसा फ्रेज स्टार्टिंग में यूज करते हैं जिससे आपकी जो वॉइस रेज हुई वो एकदम से अटेंशन खींचे सबका, और जो बंदा अपना पॉइंट ऐड करने वाला है वो भी चुप हो जाए तब तक। ठीक है, उस टाइम जो आपका बेस्ट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है वो कैसा हो सकता है, वो थीम के रिगार्डिंग भी हो सकता है, वो स्टोरी जो मेन पिक्चर है जो पिक्चर थी उसको ब्रीफ करने के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर वो एक्शंस जो अपना कैरेक्टर ले रहा है उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। उस टाइम आपका अपने बेस्ट पॉइंट देना है, क्योंकि वहां आपकी अटेंशन जाएगी और वहां आपका बेस्ट पॉइंट पिक कर लिया जाएगा एसएसएस के द्वारा, और सब बच्चों को ये भी लगेगा कि ये बंदा है जिसका पॉइंट वैलिड है और सुना भी गया एसएसएस के द्वारा। So, Joginder, any incident you remember during your SSB or medical days? ये ऐसी इवेंट या इंसिडेंट हो जो याद रहता हो यार, ये भी हुआ था। याद रखने वाले इवेंट एसएसबीज में कई बार होते हैं ऐसे इवेंट, सेम इवेंट हमारे साथ भी होता, फर्स्ट डे था। तो जैसा कि सभी को पता है कि एएफएसबी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डे ही जो हमारा साइकोलॉजी टेस्ट है वही होता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम सभी जो हमारा पीपीटी होने के बाद रेस्ट कर रहे थे, सारे खाना पीना करके बिल्कुल हमारे रूम्स मिल गए थे हमें। तो हम सब सो रहे थे, हमने सोचा था कि 1-2 घंटे आराम, 2 घंटे हमारे पास आराम से सोएंगे। और जैसे हमारा अराउंड अराउंड जैसे 2:30 बजे की 2:30 के अराउंड हमारा कॉल इन था, और जिसके बाद हमें साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जाना था। तो हुआ क्या कि उस टाइम फोन वगैरह सब सबमिट हो गए थे, तो हमारे पास एक वॉच थे बस, और वो निडल्स वाली वॉच थी, डिजिटल वॉच नहीं थी। तो वो वॉच थी मेरे पास, और सभी सभी ने कहा ठीक है भाई जोगिंदर, एक काम कर यार, तू हमें उठा दियो, 2:30 पे जाना है, 2 बजे तू हमें उठा दियो। 2 बजे उठ के हम पूरा प्रिपेयर होके फॉर्मेट दोबारा डाल के चले जाएंगे, सभी साथ चल पड़ेंगे। तो मैं अब मेरे को भी बड़ी बढ़िया वाली नींद आ रही है, अब सब आके सो गए, हम वॉच मेरे पास रखी है। तो पहली अब स्क्रीनिंग हो गए थे तो एक टेंशन थी बैक ऑफ द माइंड कि यार साइकोलॉजी टेस्ट देना है, कभी लेट ना हो जाए यार, कभी सब सबके सब सो ही ना रह जाए भाई, कुछ ऐसा ना हो जाए। ऐसा करने वाला कुछ टेस्ट था। तो मैं सो रहा था, मैंने ऐसी घड़ी रखी हुई थी अपने पास में ही। तो मैंने देखा टाइम, और उसी चक्कर में मैं अच्छे से टाइम देख नहीं पाया, मुझे लगा कि 2:15 हो गए हैं भाई। मैं उठा भाई, जल्दी उठो उठो सारे उठो, 2:15 हो गए, लेट हो गए हम तो, बस 15 मिनट बची है, साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर तो, अब तो सबके नंबर कटेंगे।
बोलूँ तो इंडियन एयरफोर्स कि भाई हाँ जेट्स है, राफेल आया है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा हमारे, और जो मिराज है और सुखोई है। तो मेरे को था कि हाँ मेरे को फ्लाइंग में जाना है, प्लस मेरे को एनडीवी जाना है भाई, मेरे को एनडीवी करना है। उसके अलावा मैं तो मतलब एनडीवी करूंगा, आईएमए में भी जाऊंगा, आई एएफए में भी जाऊंगा, फिर मैं फाइटर प्लेन भी उड़ाऊंगा। तो ऐसे करके मेरी एस्पिरेशंस बनती गई। फिर जैसे मैंने एक्सप्लोर किया चीजों को, जो तू चाहता था फ्लाई करना। स्पेसिफिकली राफेल का एक मेरा वो था कि कहीं ना कहीं कि राफेल मेरे को करना है, क्योंकि वो नया आया था, सबसे सर्टिफाइड भी था, और कहीं ना कहीं बेस्ट भी था इस टाइम के हिसाब से। सुखोई भी है, कंपैरिजन बिल्कुल टक्कर के हैं दोनों, लेकिन मेरा एक इंक्लिनेशन राफेल के तरफ ज्यादा था, जो कि मैंने इंटरव्यू में बोला भी था कि हाँ मैं राफेल उड़ाना चाहता हूँ। सो वही था। उसके अलावा आर्म फोर्सेस की तो मैं बात ही क्या करूँ। जो लाइफ आर्म फोर्सेस में आपको मिलती है वो लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिविल बैकग्राउंड मैं तो आज भी बोलता हूँ, अगर मेरे को आज भी मौका दे आपको ज्वाइन करने का तो मैं तो सब चीज छोड़ के उसके लिए आ सकता हूँ। तो क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, उसका जो लाइफ है, जो आपको चीजें मिलती है, जो वैल्यूज हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं उसके अंदर, जो लाइफ स्टाइल है प्रॉपर, तो वो है ही अपने आप में एक यूनिक चीज है पूरी। और एज एन ऑफिसर अगर आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी तो बात ही क्या है। सो जोगिंदर, शेयर योर जीडीओ एक्सपीरियंस। आपका जीडीओ कैसा गया और आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए, और जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आगे आने के लिए, या आपने वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट की? तो थोड़ा उस पे एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। सो साइकोलॉजी का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारा एक दिन पूरा खाली था। फर्स्ट डे हमारा साइकोलॉजी वगैरह हो गया, सेकेंड डे हमारा पूरा खाली था। थर्ड डे मेरा इंटरव्यू हुआ था, और फोर्थ और फिफ्थ डे हमारा जीडी हुआ था। तो जीडी अगर मैं बताऊं कि फोर्थ डे जब हमारा जीडी स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ था कि फ्रेशर्स का ग्रुप था हमारा, 7 का ग्रुप था। तो जीडीओ के अंदर सबसे पहले हमारा जीडी हुआ। तो जीडी मेरा ठीक ठाक गया था। तो क्या होता है कि जो बेसिक रूल्स है फॉलो करने होते हैं वही सारी चीजें मैंने फॉलो की थी। तो जीडी हुआ था, जीपी वगैरह मेरा सारा बढ़िया गया था, मतलब एवरेज गया था कि कोई ऐसी कमी नहीं थी, और ऐसा कोई ये नहीं था कि भाई गलत पॉइंट है उसके अंदर। बढ़िया से एक्सप्लेनेशन वगैरह सब बढ़िया आई थी। तो होता है क्या है कि सर जैसा कि आपने बताया कि पीजीडी और जो हाफ ग्रुप टास्क है, तो पीजीडी के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था कि जो फटाफली वगैरह हम लेते हैं, तो मेरा क्या रोल था पीजीडी के अंदर। मैं एक लिंक की तरह काम कर रहा था पीजीडी के अंदर। मेरे आइडियाज थे, लेकिन मेरे आइडियाज ज्यादा नहीं थे, ठीक है। मैं क्या कर रहा था कि जब भी हम क्रॉसिंग कर रहे थे, फटाफली लगा रहे थे, तो उसके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन था कि भाई हाँ ऐसे फटा लगाना है, चलो मैं लगा देता हूँ, रस्सा बांधना है, चलो मैं बांध देता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि हम टीममेट्स को क्रॉस कराते हैं बीच में से, तो वहां पर जो मेरा रोल था ना वो मेरा काफी एक्टिव था। अगर मैं अपनी पीजीटी की परफॉर्मेंस को कंसीडर करूं, तो मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा था, अगर मेरे साथ जो बाहर वाले देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा था कि मैं एक मतलब खुद से बढ़ के टीम के लिए काम कर रहा हूँ। एक वो वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल देखा ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरा आइडिया लग रहा है और ऐसे मेरे को देख रहे हैं, या मैं किसी को डोमिनेट करूं, या मैं किसी के ऊपर मेरा आइडिया इम्पोज करूं। ऐसा मैंने शो होने नहीं दिया। मैं एक लिंक की तरह काम कर रहा था। जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रॉस करना हो रहा था, तो क्रॉसिंग में जो बंदा बीच में खड़ा हो रहा था वो मैं ही था। हर बार मैं अपने बंदों को क्रॉस करा रहा था, आखिरी में मैं आ रहा था। तो ये जो चीज है मेरे ख्याल से इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जीपीओ उसके ऊपर गया होगा, कि उन्होंने देखा होगा कि हाँ यार ये बंदा है, देखो ज्यादा तो ज्यादा अपना आइडियाज का वो कर रहा है, आइडियाज भी दे रहा है टाइम टू टाइम, हेल्प भी कर रहा है, फील्ड वर्क भी कर रहा है, और अपने बंदों का ध्यान भी रख रहा है, सबको क्रॉसिंग भी करा रहा है, और आखिरी में यही बंदा बच रहा है। तो वैसा करके इम्पैक्ट गया मेरा टीजे के अंदर। तो हाफ भी टास्क था वो मेरा ज्यादा अच्छा हुआ नहीं था, उससे ज्यादा आइडिया तो दे ही पाएगा। तो वहां थोड़ा मेरा बैक स्लैश रहा। उसके बाद क्या हुआ था, जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की आपने बात की, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मैंने 9 ऑब्स्टेकल किए थे। 10वां जो रास्ता चढ़ना होता है वो मैं चढ़ नहीं पाया था, क्योंकि उसके पहले वाले ऑब्स्टेकल काफी टफ थे। क्योंकि अराउंड उस एसएसबी के अंदर एक ही था जो मेरे साथ का बंदा था, उसने 11 ऑब्स्टेकल किए थे। उसके अलावा किसी ने भी 6-7 क्रॉस किया ही नहीं। मैक्स टू मैक्स 6-7 इतने ही ऑब्स्टेकल सब कर रहे थे। एक तो मैंने 9 ऑब्स्टेकल किए थे, मेरा साथ वाला दोस्त था उसने 11 ऑब्स्टेकल किए थे। और अगर मैं रास्ता चढ़ जाता तो मेरे को लग रहा है कि मैं 11 के मैं 13 टू 14 आराम से कर जाता। पर वही है कि उस टाइम फैटिग हो गया था, रास्ता मैंने चला नहीं गया, 2-3 बार मैंने ट्राई किया। तो ये मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल था। और उसके अलावा जो सबसे मेन टास्क होता है वो भी कमांड टास्क होता है जीटीओ गेम। तो कमांड टास्क में सब आपका फिक्स हो जाता है कि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हुआ क्या था कि कमांड टास्क के अंदर मैंने थोड़ी चटकी दिखाई थी। मैंने क्या किया था कि
जो मेरी टीममेट से 7 बंदे थे, उनमें से 2 ऐसे आए थे जो फ्रेशर थे बिल्कुल टोटली, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि टास्क होता कैसा है। तो मैंने क्या किया था, एक दिन पहले मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। बोले हाँ ठीक है भैया हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि यार अगर कमांड टास्क में जाओ ना, तो मैं एक काम करना, मेरे को बुला लेना, मैं सारे काम करा दूंगा तुम्हें। तो भाई वो 2 बंदे थे बिल्कुल फ्रेशर, वो बोले ठीक है भैया हम आपको बुला लेंगे। कमांड टास्क आया, तो कमांड टास्क स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में 2 बंदे बुलाए गए, तो उसमें मेरा नाम पी जोगिंदर को, ठीक है, चेस नंबर 6, ठीक है। फिर मैं वापस आया करके, फिर से मेरे को बुला लिया किसी और ने, फिर मैं वापस आया, फिर से मेरे को बुला लिया, मैं वापस आया। तो ऐसे करते करते टोटल 7 बंदे थे। उसमें से मेरा जो ग्रुप ऑब्स्टेकल, मेरा जो कमांड टास्क आया था वो 6 नंबर पे आया था, और जो मेरा दोस्त था एक जो साथ था उसका 7 नंबर पे था। तो कुल मिला के जो 7 बंदों में से 5 बंदों ने मेरे को बुलाया था एज ए सब्स्टिट्यूट, एज ए सपोर्टर कि, तो रीजंस क्या है, समझ रहे हो? आप चीज, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और प्लस आपको चीजों की स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है उसके साथ साथ, कि पिन पॉइंट अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर आप बुक रीडिंग करते हो, आप कौन सी बुक पढ़ते हो? आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, आप नॉवेल्स पढ़ते हो, आप फिक्शन बुक्स पढ़ते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है? अगर आप लगा लो फिक्शन पढ़ते हो, तो कौन सी फिक्शन बुक आपने लास्ट पढ़ी थी? अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी थी, उससे ऑथर का नाम क्या है? उसमें आपको बेस्ट चीज क्या लगी? वो बुक दूसरी बुक से डिफरेंस क्या है? तो ये होती है स्पेसिफिकेशन। आपकी हॉबी क्या है? आपकी हॉबी फुटबॉल है, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने बड़ा ग्राउंड होता है, आपका बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन सा है? रोनाल्डो से आपका बेस्ट फुटबॉल प्लेयर की कंपेयर में क्या आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लगते हैं? तो ये होती है स्पेसिफिकेशन। जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि आपकी पॉजिटिव्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, किसी भी इश्यू के ऊपर आपका मानना क्या है, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर आपका मानना क्या है, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, अब आप अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर क्या कमी देखते हो, या आपको क्या इंप्रूवमेंट के स्कोप लगते हैं, ये होती है जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको इन चीजों का काफी ध्यान रखना है, अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ।
और एट द एंड ये आपका कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट आपका रिटन एग्जाम के अंदर हो चुका है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, तो आप बिंदास होकर बोलो सर आई डोंट नो बट आई विल लेट यू नो, श्योरली आई विल, मतलब मैं बता करूंगा और आपको बता दूंगा। पर इसके ऊपर एक कंडीशन है, कभी भी ऐसी चीज में आप ये मत बोलो कि आई विल लेट यू नो जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ एक तो मेरी स्ट्रेंथ की मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सर आप दोस्त है मेरे को ध्यान नहीं आ रही, वो मैं आपको बाद में बता दूँ। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और वही कह रहा हूँ कि मन सा वासा करना। तो मन सा आपका साइकोलॉजी में हो गया, वासा आपका इंटरव्यू में हो रहा है, तो तभी ये ना सोचना कि इंटरव्यू में आप कुछ और बोल रहे हो, साइकोलॉजी में आप कुछ और लिख के आए हो। जो लिखा है वही बोलना है, और जो बोला है वही करना है। इन तीनों का अलाइनमेंट होगा, कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके आगे टिक लग जाएगा और रिकमेंड हो जाओगे। ओके जोगिंदर, शेयर समथिंग अबाउट योर कॉन्फ्रेंस। आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी गई? आपका वेटिंग टाइम क्या था? और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे कॉन्फ्रेंस में? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगा हाँ यार मुझ में स्टक हो गया, या फिर कोई ऐसा आर्टिकल बन हुई है आपकी? तो अगेन टुडे का हमारा कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर हम ये पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करके आए, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करके अपना फॉर्मल्स वगैरह पहन के आ गए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मेरे तीनों टास्क जो बताए मैंने, इंटरव्यू, साइकोलॉजी और जो जीटीओ का था, काफी बढ़िया गए थे। उसके बाद टाइम आता है कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर रहे थे। तो हुआ क्या था, मेरा 6 चेस्ट नंबर था, तो मेरे साथ जो 5 बंदे थे वो जा रहे थे। 2 मिनट वेटिंग टाइम था उनका, हर एक का 2-2 मिनट, और 1 मिनट अंदर रुक रहे थे और आ जा रहे थे, और सीधे फिर वो लंच करने जा रहे थे। हमारा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो उसके बाद 5 बच्चे मेरे साथ चले गए, तो चौथा नंबर मेरा था, तो मैं भी गया। मैं अब अंदर लेके गए मेरे को, मैं वो जो मेन कॉन्फ्रेंस हॉल था उसके बाहर मेरे को बैठा दिया गया। तो मेरी हार्ट बीट बिल्कुल तेज, और यार अब तो अंदर रिजल्ट बन रहा है भाई, अब तो आर पार वाला गेम है। और मैंने जैसा कि बताया मेरा लास्ट टाइम था, तो फिर उसका प्रेशर हो रहता है माइंड के अंदर कि यार बस अब तो ये आर पार वाला ही गेम है। तो मैं बाहर बैठा था, तो यार मेरे को 5 मिनट हो गई बाहर बैठे। यार ऐसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, चलो ठीक है, फिर तो मैं डाउट केस हूँ, कोई कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट डिस्कस तो कर रहे हैं, डाउट केस तो है, इस ये सोच के मैं सेटिस्फाइड हो रहा था। 5 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, मैं 15 मिनट कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर बैठा था। अब सभी बच्चे भी बैठे कि यार 5 बच्चों की होगी कॉन्फ्रेंस, अब तो किसी को इतना वेट नहीं कराया जितना 500 को वेट नहीं कराया, 500 को मिला के टाइम था उससे ही 7 बजे टाइम हो गया। मैं बैठा हूँ बाहर, 15 मिनट के बाद आता है जो बाहर होता है वार्डन टाइप में, वो बोलता है कि आप अंदर चले जाओ, आपको बुला रहे हैं। तो मैं अंदर गया, और मैंने गेट खोले, गेट खोलते ही मैं क्या देखूं, यूनिफॉर्म के अंदर सारे एयरफोर्स की यूनिफॉर्म के अंदर ऐसे यू शेप में टेबल था, और सारे बैठे थे बड़े बड़े ऑफिसर्स बिल्कुल। तो जाके मैं बैठ गया, आगे सामने चेयर थी, मैं जाके बैठ गया। तो जाते ही बस कुछ नहीं, उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि आपका स्कूल स्कूल लाइफ के बारे में पूछा क्वेश्चन, कि आपकी स्कूल लाइफ के कोई भी 2 मजेदार इंसिडेंट्स बताओ जिसमें आपने मेरे को बहुत फन किया हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने बहुत सारे मेरे से। तो अराउंड मेरी कॉन्फ्रेंस चली 15 मिनट, कॉन्फ्रेंस भी मेरी 15 मिनट चली। उसके अंदर मेजर जो क्वेश्चन था, मेजर जो पॉइंट था, मेरे को लगा वो क्या पूछना चाह रहे थे। मेजर जो पॉइंट था वो था डिसिप्लिन के ऊपर। क्योंकि मैंने अपने, जैसा कि मेरे को लगता है कि मैंने जैसे मैं स्कूल हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको ये तो था कि मैं एनडीए की, पता है होता क्या है कि ऑफिसर्स को ये चीज भी देखनी होती है कि इस बंदे को हम रिकमेंड कर रहे हैं तो ये एनडीए की लाइफ जी पाएगा, उस लाइफ से कैटर कर पाएगा, उतनी मुश्किलों में रह पाएगा आगे, मतलब इसमें है वो कैपेबिलिटी। तो ये चीजें इनको देखनी होती है। पर ये चीज मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं छोटे 6 क्लास से बाहर रह रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको ये एक डाउट था कि कहीं ये इनडिसिप्लिन ना करे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था बाहर रहने का। तो ऑब्वियस ही बात है, अब मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस, मैं बाहर रह रहा हूँ 10 साल से, तो अगर मैं हॉस्टल में वहां पर हॉस्टल एंडी के, तो मैं तो खुराफात कर दूंगा अगर मैं डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ तो मेन पॉइंट उनका यही था, वो मेरे से ये निकलवाना चाह रहे थे कि मैं कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन करूँ। लेकिन अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ब्लफिंग, मैंने वहां भी ब्लफिंग की, मैं खुद कह रहा हूँ मैंने ब्लफिंग की, लेकिन ब्लफिंग होती है बिल्कुल माइनर माइनर ब्लफिंग, हल्के हल्की चीज बिल्कुल, जिससे उनको शक ही नहीं हो पाए, ऐसी ऐसी ब्लफिंग ब्लफिंग की थी। तो मेजर मेरे को यही पॉइंट वो बार बार पिच कर रहे थे कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे इनडिसिप्लिन वाली चीज आ जाए। जैसे एक उन्होंने पॉइंट था कि अटेंडेंस से रिलेटेड, मैं वाइस कैप्टन था, हमारा जो स्कूल था उसमें हाउस कैप्टन वाइस हाउस कैप्टन था, तो उसके अंदर कुछ अटेंडेंस लेनी होती थी। तो वो मेरे को ये कह रहे थे बार बार कि अगर आपके दोस्त उस टाइम पे है नहीं, अगर आपका हाउस मास्टर आ गया है, तो आप उनके नकली साइन कर दोगे। तो इस चीज के ऊपर बार बार पिच कर रहे थे। तो मैंने कह दिया नहीं, मैं नहीं करूंगा साइन। फिर वो बोलते
कि क्यों नहीं करेगा, वो तो तेरे दोस्त हैं। मगर सर दोस्त हैं, खाना खाने गए हैं, खाना खाने के बाद होता है साइन वाइन वाला काम, वो तो आराम से हो जाएगा, तो मैं क्या ही जरूरत है मैं साइन करूँ। तो बोलती है नहीं नहीं तेरे दोस्त आए नहीं, वो तुम्हारा हाउस मास्टर आ गया है। अब हाउस मास्टर तो आ गया है तो तुम्हारे दोस्त आए नहीं, और तूने साइन किए नहीं है अभी, तो अगर वो फंस जाएंगे ऐसे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, फिर तू कर देगा। मगर नो सर मैं नहीं करूंगा। बोला क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर मेरा, मैंने बोल दिया कि मेरा जो हाउस मास्टर है वो भी हमारे सेम स्कूल से पास आउट है, तो उससे हमारी अच्छी बनती है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो बच्चे यही यही कहीं गए हुए हैं। तो वो बोलता कि अच्छा ऐसा। मगर हाँ सर बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे ऐसे करके वो मेरे को इस लेवल तक लेके आया कि मैं ये बोल दूं कि हाँ सर मैं साइन कर दूंगा उनके, लेकिन मैंने बोला नहीं। उन्होंने कम से कम भी 7-8 बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन किया, ऐसे अलग अलग सिचुएशन रही थी, अगर ऐसा हो जाए तो तू क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा। तो हर बार मैंने कुछ ना कुछ बहाने वाने मार के हल्की हल्की ब्लफिंग करके काम चला दिया। तो बेसिकली इसी चीज पे फोकस किया गया था, फिर बाद में वो हल्के हल्के क्वेश्चन किए मेरे थे और फिर जाने। तो ये ऐसे ऐसे मेरे कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस था। सो कॉन्फ्रेंस के बाद कितना वेटिंग टाइम रहा, और जब रिजल्ट आया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, तो कॉन्फ्रेंस होगी हमारी, लंच करने के लिए भेज दी गई। अब मेरे को बिल्कुल गट फीलिंग आ रही है कि यार सब बढ़िया गया है, कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने काफी अच्छा किया है, मैंने कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आने दिया है। तो मेरे को एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि यार अब की बार तो हो जाना चाहिए। लंच वंच कर लिया, अराउंड एक आवर हो गया होगा, 1 घंटा हो गया होगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट आने का टाइम आ गया। तो रिजल्ट आने का टाइम आया तो मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ यार, क्योंकि बात ये होती है ना कि मेरे को ये लग रहा था कि मैंने कहीं भी कोई गलती नहीं की है, मैंने हर जगह अपना बेस्ट दिया है, मैंने कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आने ही नहीं दी है। तो मेरे को इतनी गट फीलिंग थी हाँ मेरी कि मैं हो जाऊंगा। पर एक वही है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो रहता ही है सबकी, तो सेम मेरे साथ भी था, एक बेनिफिट ऑफ डाउट था कि हाँ नहीं ये तो क्या, तो ऐसी वाली फीलिंग थी। तो अगेन फिर हम जाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, हमें बैठा दिया गया बिल्कुल वैसे। तो वही है भाई, सबकी हार्ट बीट तेज हो गई है वहां पर। तो वो एक ऐसा टाइम था, मतलब जब हमारा रिजल्ट सुनाने के लिए जो था आगे सर आए, डीएल जिसको बोलते हैं वो आए। तो उसके बाद का जो टाइम था ना, उस टाइम एक ऐसा मतलब पॉइंट होता है वो जिसके अंदर आपकी एक्टिविटी सारी, दिमाग की एक्टिविटीज रुक भी जाती हैं और सारी चीजें रिवाइंड भी हो जाती हैं। आज की भाई पहला दिन, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने कैसे कैसे तैयारी की है, मैंने कैसे कैसे मेहनत की है। तो वो सारी चीजें रिवाइंड हो जाती हैं, आगे क्या करना है, ये मतलब एक एक ऐसा पॉइंट आ जाता है तो मतलब समझ में ही नहीं आता कि है क्या ये पॉइंट। तो वही पॉइंट आ गया क्योंकि उस टाइम रिजल्ट आने वाला था, ऐसे जो आगे खड़ा है वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि दिस इज योर रिजल्ट, मतलब दीज आर द चेस्ट नंबर। वो लाइन जो वो बोलता है कि ये चेस्ट नंबर है, ये रिकमेंड है, ये रिकमेंड होंगे। तो ऐसा बोलते हो चेस्ट नंबर 2, और फिर उसके बाद 6 चेस्ट नंबर था मेरा। तो चेस्ट नंबर जिसने 2 बोला। जो 6 ही था शायद, फर्स्ट तेरा ही था, आपका ही था फर्स्ट। नहीं मेरा चेस्ट नंबर 2 नहीं, चेस्ट नंबर 4 बोला था पहले। 4 सुनील था, वो भी रिकमेंड हुआ था। तो वो बोला चेस्ट नंबर 4। तो जब उसने चेस्ट नंबर 4 बोला, उसके बाद दिल भी रुक गया था और दिमाग भी रुक गया था कि अब क्या होगा। क्योंकि या तो चेस्ट नंबर 6 बोला जाएगा या फिर आगे। और मतलब एक एक ऐसा पॉइंट है जिससे आगे की इतनी सारी चीजें डिसाइड होने वाली है, मतलब एक वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है एक उसके लिए। तो फिर बोला वो चेस नंबर 6। तो चेस नंबर 6 बोला तो मतलब लग ही नहीं रहा था हुआ क्या, ऐसा वाला फीलिंग आता है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मतलब था, मैंने मेहनत बहुत की थी और बढ़िया हुआ था सारा, जो एक ये भी लगा कि वर्थ इट है भाई, अब जो हो गया है। चेस नंबर 6 बोला है, फिर बाद में आगे चेस नंबर 13 और चेस नंबर 17, चार बच्चे रिकमेंड हुए थे। तो अगेन वही है, ब्लैकआउट हो जाता है वो 10-20 मिनट का, तो समझ में नहीं आता क्या हो गया। दोस्त कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बिल्कुल इमोशनल बिल्कुल माहौल बना हुआ है, आंखों से आंसू आ रहे हैं भाई। घर वालों के पास लिख के भेज रहे हैं हाँ प्लस रिकमेंड हो गए दोस्त। अब बुरा भी लग रहा है, तो मेरे साथ के इतने बढ़िया बढ़िया वो बंदे नहीं हो पा रहे रिकमेंड, उनके लिए भी ये कि यार कोई नहीं भाई तुम भी हो जाओगे ऐसा तो करके। तो एक वो फीलिंग है जो जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता वर्ड्स में। तो वो वाली चीज हुई, और ऐसे ऐसे फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा काम स्टार्ट हुआ था। So, Joginder, at last, if you would like to give a message to our listeners, and especially to those who are not able to clear the SSB, so कोई specific message आप देना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि वो कैसे प्रिपरेशन करें? सो स्पेसिफिकली अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि बी योरसेल्फ। क्योंकि अगर हम हमारी पर्सनैलिटी को, अगर हम एक अलग ही तरीके से पोर्ट्रे करेंगे तो हम अपनी पोटेंशियल तक, अपनी जो रियल पोटेंशियल उसको शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद
सबसे पहले जो रिपीटर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोसेस को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, हमें वो चीज जाननी पड़ेगी। उसके बाद देखो कि हम पोसिस को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो सबसे मेन चीज है क्यों, आप क्यों आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो। अगर ये चीज क्लियर नहीं है और आप इस भसड़ में ही चल रहे हो कि हाँ ठीक है 12th के बाद सबसे सही रहता है एनडीए, मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अरे यार मैंने तो एनडीए की प्रिपरेशन करी थी 2 साल, अब तो मैं सीरीएस की प्रिपरेशन करूंगा। अगर ऐसे ही आप भसड़ में चल रहे हो, आप आपका रियल इंटरेस्ट अगर बिना फाइंड करे ऐसे ही डिफेंस में जा रहे हो, तो सॉरी माय फ्रेंड यू कांट एबल टू मेक इट, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए यही है कि प्रोसेस को समझो, अपनी कैपेबिलिटीज को समझो, ठीक है, उस हिसाब से अपने आप पे वर्क करो। और एसएसबी आप श्योरली आप क्रैक करोगे। एसएसबी ऐसा कुछ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, एक इंसान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा आपकी जो मेंटलिटी है आप उसके ऊपर वर्क करो, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप ये विश्वास कर सकते हो, खुद के आप दिमाग को विश्वास दिला सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। जब तक आप ये नहीं मानोगे, बी व्हाट यू वांट टू बी, अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप एक जेंटलमैन कैडेट बनना चाहते हो, तो आप अभी से ही उस चीज को प्रैक्टिस करो। बी ए जेंटलमैन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो वही बात है कि आपको ऑफिसर बनना है तो आप उस तरीके से ही अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप एक दिन में नहीं कर पाओगे लेकिन आप एक दिन जरूर कर पाओगे। वही बात है कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो विद मेकिंग योरसेल्फ 1% बेटर एवरी डे। हर दिन आप अपने आप में 1% सुधार करो और श्योरली आप पाओगे कि एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम के बाद आप अपनी पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज पाओगे। और श्योरली अगर आप विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद आप बिल्कुल फेयरनेस के साथ, खुद के साथ कभी धोखा मत करो, खुद अगर फेयरनेस के साथ अगर रियल जेन्युइन एफर्ट दोगे तो आप श्योरली रिकमेंड हो पाओगे। एट द एंड बस मैं यही कहूंगा कि प्रोसेस को समझो, अपने आप को उस चीज के अकॉर्डिंग डालो और अपना बेस्ट दो एंड बी योरसेल्फ एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन। दैट्स ऑल। थैंक यू जोगिंदर फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और जो पुरानी हमारी मेमोरीज साथ में 5AF एसबी गुवाहाटी में वो याद करके भी काफी अच्छा लगा। दैट्स ऑल। मुझे भी काफी अच्छा लगा बात करके, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका आंसर करने की हम ट्राई करेंगे बिल्कुल। एंड वी आर देयर फॉर हेल्प यू एवरी टाइम एंड एनी टाइम। थैंक यू। तू चलता चल